हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी व इंग्लिश में नोट्स लिखित में चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्लांट ब्रीडिंग 2010, जिसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं रखना है। तो हम लोग सर्च करते हैं प्लांट ब्रीडिंग 2010 और उसके बाद आपको एंटर दबाना है। जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से। ठीक है, ये वेबसाइट कौन सी है? प्लांट ब्रीडिंग 2010.blogspot.com। तो इस लिंक को आपको ओपन करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से वेबसाइट ओपन हुई दिखाई देगी। इसमें आपको लेफ्ट कॉर्नर पर साइड बार पर क्लिक करना है और जैसे ही साइड बार पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर्स के लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके आप नोट्स तक पहुँच सकते हो। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन नहीं हैं वो आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे। क्रॉप फिजियोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है प्लांट सेल एन ओवरव्यू डिस्कशन एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज। पादप कोशिका एक सामान्य चर्चा और कोशिकांगों की संरचना व उनके कार्य। सबसे पहले सामान्य परिचय या जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो जितनी भी पादप कोशिकाएं या प्लांट सेल्स होती हैं वो यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं या यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। लेकिन जो अन्य यूकेरियोटिक जीव होते हैं या अदर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे बहुत सारे बेसिक फैक्टर्स में ये डिफरेंस शो करती हैं या बहुत सारे ऐसे मूलभूत कारक हैं जिनमें ये भिन्नता प्रदर्शित करती हैं। पादप और जंतु कोशिका जो है यानी प्लांट और एनिमल सेल जो है ये दोनों के दोनों यूकेरियोटिक सेल्स हैं। ठीक है, उनमें एक जैसे कोशिकांग व केंद्रक होते हैं। ठीक है, यानी जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं और न्यूक्लियस हैं दोनों में एक समान होते हैं। लेकिन जंतु कोशिका से कुछ भिन्नता भी पाई जाती है, एनिमल सेल से कुछ डिफरेंस भी होते हैं प्लांट सेल के। पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका झिल्ली जो है या जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं उसको, उसके बाहर की ओर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है या सेल वॉल पाई जाती है। ये पादप कोशिका में ही होती है, जंतु कोशिका में या एनिमल सेल में इसका अभाव होता है। आकार या साइज की बात कर लें अपने तो पादप कोशिका आयताकार होती है, रेक्टेंगुलर होती है प्लांट सेल। ठीक है, जबकि जो जंतु कोशिका है ये ज़्यादातर कैसी होती है, स्फेरिकल शेप की या गोलाकार होती है। ठीक है, और इसके अलावा पादप कोशिका जंतु कोशिका की तुलना में बड़े आकार की होती है या लार्ज साइज की होती है। ठीक है, तो साइज में भी डिफरेंस होता है और शेप या आकृति में भी अंतर होता है। पादप और जंतु कोशिकाएं जो हैं दोनों की दोनों कैसी हैं, भी यूकेरियोटिक होती हैं। ठीक है, कुछ कोशिकांग या कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जो पादप कोशिका में भी होते हैं और जंतु कोशिका में भी होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो पादप कोशिकाएं हैं या प्लांट सेल्स हैं वो जंतु कोशिकाओं की तुलना में या एनिमल सेल्स की तुलना में काफ़ी डिफरेंट होती हैं या अलग होती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अलग अलग कार्य करती हैं, यानी इनके जो फंक्शंस होते हैं इन कोशिकाओं के, पादपों के अंदर अलग टाइप के होते हैं और जंतुओं के अंदर अलग प्रकार के होते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आप प्लांट सेल की एक जनरल स्ट्रक्चर या सामान्य संरचना देख सकते हो। तो इसमें सबसे बाहर की तरफ क्या होगा भी, सेल वॉल या कोशिका भित्ति। उसके अंदर की तरफ क्या होता है भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और फिर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर घिरा हुआ क्या होता है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य होता है। अब इस कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, जिसमें बिल्कुल सेंटर में आप देख सकते हो सेंट्रल वैक्यूल या केंद्रीय रिक्तिका है, और केंद्रीय रिक्तिका की जो झिल्ली है या मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। इसके अलावा कोशिका द्रव्य के अंदर न्यूक्लियस या केंद्रक होता है, जिसके साथ ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ी हुई रहती है, और उसके साथ साथ गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है। इसके अलावा राइबोसोम्स होते हैं।
इसके अलावा प्लास्टिड्स की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिल सकता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये है प्लांट सेल की जनरल स्ट्रक्चर या सामान्य संरचना। अब अपने करेंगे कोशिकांगों की संरचना व कार्य, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस। तो जैसे हमारे शरीर के अंदर विभिन्न अंग होते हैं, है ना, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसी तरह से पादप कोशिका संरचना जो है या प्लांट सेल स्ट्रक्चर जो है उसमें कोशिकांगों के रूप में विभिन्न घटक शामिल होते हैं। सेल ऑर्गेनेलिस जो है वो पाए जाते हैं सेल के कंपोनेंट्स के रूप में कोशिका के अंदर या कोशिका द्रव्य के अंदर, जो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, ये जो सेल ऑर्गेनेलिस या कोशिकांग होते हैं ये अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अलग अलग फंक्शंस जो हैं वो सेल के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो ये कोशिकांग कौन कौन से हैं इनके बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं। अभी सबसे पहला आता है कोशिका भित्ति या सेल वॉल। तो ये दृढ़ यानी कठोर होता है, हार्ड होता है, निर्जीव आवरण है यानी नॉन लिविंग कवरिंग है। ठीक है, जो कि किस में पाई जाती है, प्लांट सेल के अंदर या पादप कोशिका में पाई जाती है। ये एक कठोर परत होती है यानी हार्ड लेयर होती है, जो किसकी बनी होती है अभी, सेलुलोज, ग्लाइकोप्रोटीन, लिग्निन, पैक्टिन और हेमिन सेलुलोज। ठीक है, तो ये इसके केमिकल कंपोनेंट्स हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल के। ये कहाँ पर उपस्थित होती है अभी, कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर, जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाहर की ओर आउटर साइड में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, इसमें प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स और सेलुलोज पाए जाते हैं। ये तीन मुख्य घटक हैं जो कि सेल वॉल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। कोशिका भित्ति का जो कार्य की बात कर लेते हैं, फंक्शंस की, तो इसका प्राथमिक कार्य या प्राइमरी फंक्शन जो है वो है कोशिका की सुरक्षा करना। ठीक है, जो प्लांट सेल है उसको सुरक्षित रखने का कार्य इसका होता है। इसके अलावा संरचनात्मक सहायता प्रदान करना। ठीक है, स्ट्रक्चरल हेल्प जो है वो भी ये कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका को या पादप कोशिका को देती है। तो पादप कोशिका अपनी एक विशिष्ट संरचना या स्ट्रक्चर जो है उसको मेंटेन करके रख सकती है कोशिका भित्ति या सेल वॉल की वजह से। इसके अलावा जो पादप कोशिका भित्ति है या प्लांट सेल वॉल है वो मैकेनिकल स्ट्रेस से भी कोशिका को बचाती है। यांत्रिक दबाव अगर मान लीजिए बाहर से कोई पड़ता है तो कोशिका जो है उसके प्रति सुरक्षित रहती है। इसके अलावा कोशिका को आकार यानी कि साइज देती है, आकृति यानी कि शेप प्रदान करती है, और संरचना यानी कि स्ट्रक्चर जो है वो प्रदान करने का कार्य जो है वो सेल वॉल के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा यांत्रिक क्षति यानी जो मैकेनिकल डैमेज है कोशिका को उससे सुरक्षा करती है। इसके अलावा जो संक्रमण या इन्फेक्शन है डिफरेंट पैथोजेंस का या रोगजनकों का, उनसे भी जो कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिका की सुरक्षा करती है। इसके अलावा जो कोशिका के अंदर और बाहर गुजरने वाले अणु हैं, ठीक है, सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं या सेल के बाहर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो उनको छानने का काम करती है, यानी कि ये सीव की तरह भी, छलनी की तरह भी काम करती है। कोशिका भित्ति का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये माइक्रोट्यूबुल्स के द्वारा निर्देशित होता है या डायरेक्टेड होता है। इसके अंदर सेल वॉल में तीन परतें होती हैं या तीन लेयर्स होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक व मध्य पटलिका, यानी प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडल लैमेला। अब एक टर्म आती है इसमें प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या होता है अभी, पादप कोशिकाओं के मध्य संपर्क बनाता है, यानी एक पादप कोशिका को दूसरी पादप कोशिका के साथ जोड़ने का कार्य करता है, जिसके माध्यम से बहुत सारे पदार्थों का आदान प्रदान जो है वो कोशिकाओं के मध्य होता है। मिडल लैमेला की बात कर लेते हैं, मध्य पटलिका की, तो ये कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, इस पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये गोंद के रूप में कार्य करती है, एक गम की तरह कार्य करती है, और जो पादप कोशिकाएं हैं उनको आपस में चिपकाने का काम करती है या जोड़ने का काम करती है। ठीक है, उनको स्टिक करती है एक दूसरे के साथ। इसके अलावा प्राथमिक कोशिका भित्ति की अगर अपने बात करें तो एंजाइम द्वारा निर्धारित सेलुलोज द्वारा बनाई जाती है। जो प्राइमरी सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है, और इस सेलुलोज का जो निर्माण है वो एंजाइमों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो भी, ये सेल ए है, एक सेल है, और ये दूसरी सेल है जिसका नाम है सेल बी। तो ये जो पिंक कलर से शो की हुई है दोनों तरफ, ये क्या है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इन सेल्स की। उसके बाद फिर इनकी सेल वॉल या कोशिका भित्ति है,
ठीक है। और दोनों सेल्स की जो कोशिका भित्ति या सेल वॉल है उसके बीच में मिडल लैमेला या मध्य पटलिका उपस्थित है जो कि कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। उसके बाद दूसरा हम लोग बात करेंगे कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन की। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसमें से जो विलायक है यानी सॉल्वेंट या हम कह सकते हैं जल जो होता है वो इसमें से पास हो सकता है, लेकिन जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठीक है, यानी जो सॉल्यूट्स होते हैं या विलेय होते हैं वो इसमें से पास नहीं हो सकते। तो इस प्रकार की झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये कहाँ पर उपस्थित होती है? अभी कोशिका भित्ति या सेल वॉल के अंदर की तरफ या इनर साइड उपस्थित होती है। ये विभेदी पारगम्य होती है। विभेदी का मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसका मतलब ये है कि ये विलायक को तो पास होने देती है, इसके अलावा जो विलेय होते हैं या सॉल्यूट्स होते हैं उनमें से कुछ कुछ सॉल्यूट्स को ये सिलेक्ट करती है, ठीक है, उनका चयन करती है और उनको ही ये अपने में से पार होने देती है या पास होने देती है। तो इसको क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल या विभेदी पारगम्य। इसके अलावा ये विद्युत आवेशित होती है, इलेक्ट्रिकली ये चार्ज होती है। इसकी आउटर व इनर सरफेस पर पॉजिटिव व नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो पाए जाते हैं। वह चयनात्मक झिल्ली है, ठीक है। चयनात्मक का मतलब ये सेलेक्टिवली क्या होती है? परमिएबल होती है। इसके अलावा प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई परत होती है। इसके केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन की बात करें तो इसमें प्रोटीन और लिपिड्स जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सिंगर व निकोलसन 1972 इन्होंने क्या किया था? अभी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, तरल मोज़ेक मॉडल दिया था किसका? प्लाज्मा झिल्ली का, जो कि एक सर्वमान्य मत है या यूनिवर्सल थ्योरी है। इस थ्योरी के अनुसार जो प्लाज्मा झिल्ली है उसकी मोटाई कितनी होती है? अभी 75 एंगस्ट्रॉम होती है इसकी मोटाई या थिकनेस। फॉस्फोलिपिड के ये कहता है कि 2 स्तर होते हैं या 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। और प्रोटीन जो है वो 2 तरह से व्यवस्थित या अरेंज्ड रह सकती हैं। एक तो होती है बाह्य प्रोटीन या जिसको परिधीय प्रोटीन भी बोल देते हैं, ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या इनको पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं इंग्लिश में। ये दोनों सतहों पर उपस्थित होती हैं, यानी कि जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है उसके दोनों सतहों पर, आउटर लेयर की तरफ और इनर लेयर की तरफ उपस्थित होती हैं। जबकि आंतरिक प्रोटीन यानी इंट्रिंसिक प्रोटीन दूसरा टाइप है, जिसको समाकलित प्रोटीन या इंटीग्रेटेड प्रोटीन भी बोलते हैं। ये वसीय परत के बीच में स्थित होती है। तो लिपिड की, फॉस्फोलिपिड्स की जो बाइलेयर होती है उसके बीच बीच में ये उपस्थित होती हैं। इनकी हेल्प से या सहायता से प्लाज्मा झिल्ली पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है, ठीक है। तो ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये चैनल्स का निर्माण करती हैं और इन चैनल से कौन सा पदार्थ सेल के अंदर एंटर करेगा या सेल से बाहर जाएगा उसका निर्धारण प्लाज्मा झिल्ली करती है। तो इस प्रकार जो पदार्थों का आवागमन है सेल के अंदर और सेल से बाहर उसको नियंत्रित किया जाता है आंतरिक प्रोटीन या समाकलित प्रोटीन की हेल्प से। तो इस डायग्राम में देख सकते हो ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इसमें जो आउटर साइड पर ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड अणु की ये एक परत हो गई, ये फॉस्फोलिपिड अणु की दूसरी परत होगी, तो उसको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोल देते हैं। तो इस बाइलेयर के आउटर सरफेस की तरफ या इनर सरफेस की तरफ जो प्रोटीन उपस्थित होती है उसको परिधीय प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन बोल देते हैं या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोल देते हैं। और जो प्रोटीन इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर उपस्थित होती है उसको बोलते हैं समाकल प्रोटीन या हम कह सकते हैं इंटीग्रेटेड प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन भी इसको बोल देते हैं। तो ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोशिका झिल्ली जो है वो कोशिका के भीतर विशिष्ट पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इस बात का नियमन या रेगुलेशन करती है कि कौन सा पदार्थ सेल के अंदर एंटर करेगा और कौन सा पदार्थ सेल के बाहर जाएगा। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल कोशिका झिल्ली या जो सेल मेम्ब्रेन है वो विषाक्त पदार्थों को अंदर प्रवेश करने से रोकती है। जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको सेल के अंदर एंटर करने से रोक देती है। जबकि जो पोषक तत्व हैं जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और आवश्यक खनिज जो होते हैं यानी इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स होते हैं उनको सेल के अंदर एंटर करने देती है। कार्य या फंक्शन की बात करें तो आकृति
यानी कि शेप जो है वो प्रोवाइड करती है सेल को। इसके अलावा सुरक्षा या प्रोटेक्शन देती है सेल को। इसके अलावा परिवहन जो है यानी ट्रांसपोर्टेशन, जिसके अंदर विसरण या डिफ्यूजन हो सकता है, प्रासरण यानी ऑस्मोसिस हो सकता है, और सक्रिय परिवहन यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। अब एक टर्म आती है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। ये शब्द किसके द्वारा दिया गया था? पुरकिंजे के द्वारा दिया गया था 1838 में। इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अलावा जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी इसको कहते हैं। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जीव द्रव्य होता क्या है वास्तव में? कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य, इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। यानी प्रोटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद तीसरा हम लोग करेंगे केंद्रक या न्यूक्लियस। तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। केंद्रक क्या है भी? एक द्विझिल्ली आबद्ध संरचना है। इसका मतलब दो मेम्ब्रेन्स या झिल्लियां जो हैं वो इसको घिरे हुए रहती हैं। ये कहाँ पर पाया जाता है? केवल और केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। क्योंकि जो पादप कोशिका है या प्लांट सेल है वो यूकेरियोटिक है, इसलिए पादप कोशिका में भी केंद्रक या न्यूक्लियस पाया जाता है। एक केंद्रक का जैविक कार्य, इसका वाइटल फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियस का? कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन जो है उसको देखना, उसका नियमन करना। इसके अलावा उपापचय, जो मेटाबॉलिज्म होती है सेल के अंदर, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस चलती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, उनका नियंत्रण करना। इसके अलावा वृद्धि के लिए आवश्यक डीएनए या आनुवंशिक सूचना को संग्रहित करना। ठीक है, जो ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, आवश्यक है क्या? डीएनए या आनुवंशिक सूचना, जो इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या आनुवंशिक सूचना, उसको स्टोर करने का जो कार्य है, ये जैविक कार्य या वाइटल फंक्शंस होते हैं एक न्यूक्लियस के। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर एक और संरचना होती है जिसको केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहा जाता है। तो कोशिका की प्रोटीन निर्माण संरचनाओं और राइबोसोम्स का निर्माण करती हैं। ठीक है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने के लिए जितनी भी स्ट्रक्चर्स या संरचनाओं की आवश्यकता होती है, उनका फॉर्मेशन या निर्माण कहाँ पे होता है? केंद्रिका के अंदर होता है। इसके अलावा राइबोसोम्स जो है वो कहाँ पर बनते हैं? न्यूक्लियोलस के अंदर या केंद्रिका के अंदर ही बनते हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यानी केंद्रिक झिल्ली जो होती है, उस पर केंद्रकीय छिद्र या न्यूक्लियोपोर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, केंद्रिक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छिद्रों से छिद्रित होती है यानी परफोरेटेड होती है। ठीक है, और इन छिद्रों को या इन पोर्स को बोलते हैं केंद्रकीय छिद्र या न्यूक्लियोपोर कहा जाता है। ठीक है, इन न्यूक्लियोपोर से प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल को गुजरने की अनुमति देता है। ठीक है, जो प्रोटीन है कहाँ पर बनती है? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म से अगर प्रोटीन केंद्रक के अंदर जाना चाहती है तो इस न्यूक्लियोपोर से होकर जाती है। न्यूक्लिक अम्ल, जैसे मान लीजिए एमआरएनए है या आरआरएनए है या टीआरएनए है, इनका निर्माण कहाँ होता है? केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इसको पास किया जाता है कहाँ पे? कोशिका द्रव्य के अंदर, क्योंकि इनकी आवश्यकता कहाँ पे होती है? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में होती है। तो इस प्रकार प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल को गुजरने की जो अनुमति है वो प्रदान करता है ये न्यूक्लियोपोर। उसके बाद एक टर्म आती है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है भी? केंद्रक जो है या न्यूक्लियस जो है उसके अंदर डीएनए क्रोमेटिन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, डीएनए जो है वो ओपन कंडीशन में नहीं होता, फ्री या स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता, बल्कि क्रोमेटिन के रूप में पाया जाता है। ये क्रोमेटिन दो प्रकार की हो सकती है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो है वो लाइट स्टेन्ड होती है, मतलब हल्की अभिरंजित होती है, और इसके अंदर सक्रिय जीन्स पाए जाते हैं, यानी एक्टिव जीन्स जो हैं, जो लगातार काम कर रहे हैं, वो इसके अंदर पाए जाते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो डार्क स्टेन्ड होती है, यानी कि गहरी अभिरंजित होती है, और इसमें निष्क्रिय जीन पाए जाते हैं, यानी इनएक्टिव जीन्स जो हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। जो जीन्स कार्य नहीं कर रहे होते वो इसमें पाए जाते हैं। इस डायग्राम में आप न्यूक्लियस या केंद्र की संरचना देख सकते हो। तो इसमें सबसे बाहर की तरफ आप देख सकते हो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये द्विझिल्ली आबद्ध संरचना है जिसमें आउटर मेम्ब्रेन बाह्य झिल्ली और इनर मेम्ब्रेन आंतरिक झिल्ली है। इसके अलावा इसके इसकी दोनों झिल्लियां जो हैं, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच का स्पेस क्या कहलाता है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहलाता है। और मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली पर पोर्स या छिद्र उपस्थित हैं। तो इस प्रकार ये परफोरेटेड है या छिद्रित है, और इन पोर्स को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोपोर बोल देते हैं। इन न्यूक्लियोपोर्स के माध्यम से, ठीक है, प्रोटीन और
जो न्यूक्लिक अम्ल है उसका आवागमन होता है। केंद्रक के अंदर का जो द्रव है या लिक्विड है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य कहलाता है। इसके अंदर न्यूक्लियोलस या केंद्रक उपस्थित होती है जिसके अंदर राइबोसोम्स बनते हैं, और इसके अलावा इसमें क्रोमेटिन होती है। ठीक है, तो क्रोमेटिन दो प्रकार की मैंने आपको बताई, यूक्रोमेटिन जो कि हल्की अभिरंजित होती है, और हेट्रोक्रोमेटिन जो कि गहरी अभिरंजित होती है या डार्क स्टेन्ड होती है। तो ये है भी न्यूक्लियस की या केंद्र की सामान्य संरचना। उसके बाद हम लोग करेंगे अंत्यप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये केंद्रक की बाह्य झिल्ली के साथ सतत होती है। ये खास बात है, जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, बाह्य झिल्ली है, वो कंटिन्यूअस में या सतत रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी हुई रहती है। ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसको RER भी कहते हैं। ठीक है, RER की बात करें तो इसकी जो आउटर सरफेस या बाहरी सतह है उसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और इसी वजह से ये खुरदरी हो जाती है। ठीक है, रफ हो जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे क्या होता है, अभी प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम्स पर, प्रोटीन का सिंथेसिस या निर्माण जो है वो होता है, इसलिए ये प्रोटीन निर्माण का कार्य करती है। तो यहाँ पे देख सकते हो भी ये RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी सरफेस के ऊपर, आउटर सरफेस जो है, बाह्य सतह के ऊपर राइबोसोम्स उपस्थित हैं, जिसकी वजह से ये खुरदरी या रफ हो जाती है। दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER। इसकी बाह्य सतह पर कोई भी राइबोसोम वगैरह उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए ये कैसी होती है भी, चिकनी होती है या स्मूथ होती है, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंत्यप्रद्रवी जालिका कहते हैं। इसका मेन फंक्शन या कार्य आपको ध्यान में रखना है, लिपिड का निर्माण करना, यानी वसा का निर्माण जो है वो इसका मुख्य कार्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गोल्जी काय या गोल्जी एपरेटस की। तो ये सभी यूकेरियोटिक सेल्स या कोशिकाएं जो होती हैं उनमें ये पाया जाता है। ठीक है, ये संश्लेषित बड़े अणुओं को, जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, यानी सेल के अंदर ही उनका सिंथेसिस किया जाता है, उनको कोशिका के विभिन्न भागों में वितरित करने में सहायता करते हैं। यानी सेल के अंदर अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जाता है लार्ज मॉलिक्यूल्स का, वो गोल्जी एपरेटस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य है या मेन फंक्शन है इसका क्या होता है अभी, प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन, वेसिकल्स में पैकिंग करना। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है अभी, प्रोटीन के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट पार्ट को जोड़ दिया जाए तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन के बाद प्रोटीन को वेसिकल्स में पैक कर दिया जाता है, और ये वेसिकल्स जो हैं इस प्रोटीन को लेके जाती हैं कहाँ पर, कोशिका के अलग अलग पार्ट्स तक। तो वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य जो है वो इसके द्वारा किया जाता है। तो इस डायग्राम में देख सकते हो ये गोल्जी बॉडी की संरचना है। तो इसके अंदर दो फेजेस होती हैं, एक तो है मैच्योरिंग फेज जिसको ट्रांसफेज भी बोलते हैं, और दूसरी है फॉर्मिंग फेज या जिसको सिस फेज भी बोलते हैं। फॉर्मिंग फेज में जो वेसिकल्स हैं, फॉर्मिंग वेसिकल्स जो होती हैं वो आपस में जुड़ती हैं और लंबी लंबी ट्यूबुल्स का निर्माण करती हैं, और इन ट्यूबुल्स को क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये मैच्योर होती हैं सिस्टर्नी, वैसे वैसे ये मैच्योरिंग फेज या ट्रांस फेज की ओर बढ़ती हैं, और ट्रांस फेज पर जो वेसिकल्स निकलती हैं वो सिक्रीटरी वेसिकल्स होती हैं, यानी इनके अंदर जो पदार्थ हैं, जो मैटर भरा हुआ रहता है इनके अंदर, उनको सेल के बाहर सिक्रीट किया जाता है। ठीक है, इसलिए इनको सिक्रेटरी वेसिकल्स बोल देते हैं। तो ये है भी स्ट्रक्चर या संरचना गोल्जी बॉडी की। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं या आत्मघाती थैला भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है अभी, क्योंकि एक बंद झिल्ली में, एक एनक्लोज्ड मेम्ब्रेन के अंदर पाचन एंजाइम पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, अगर ये बाहर निकल आए लाइसोसोम को की झिल्ली को तोड़कर, तो ये सब कुछ डाइजेस्ट कर लेंगे। ठीक है, इसलिए कोशिका जो है वो सुसाइड कर सकती है या आत्मघात कर सकती है, इसलिए इसको आत्मघाती थैला या सुसाइडल बैग कहते हैं। ये करता क्या है अभी लाइसोसोम, कोशिका के अंदर जो पुराने कोशिकांग होते हैं या ओल्ड सेल ऑर्गेनाइज होते हैं, यानी जिनका काम खत्म हो चुका होता है, इसके अलावा जो खाद्य कण होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है ना, प्रोटीन्स, फैट, और विदेशी काय
यानी जो फॉरेन बॉडीज होती हैं, यानी बाहर से जो आती हैं, जैसे कोई पैथोजन वगैरह आ गया है ना, उनको पचाकर, यानी उनका डाइजेशन करना है, कोशिकीय अपशिष्ट को निपटाने का कार्य करती है। ठीक है, जो भी सेलुलर डेब्रीज होती हैं, ठीक है, उनको नष्ट करने का या उनको निपटाने का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। लाइसोसोम जो है वो मुख्य रूप से कहाँ पे होता है भाई? यूकेरियोटिक जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ठीक है, एनिमल सेल्स में ये आपको देखने को मिलेगा। पादप कोशिकाओं के अंदर इसका पूर्णतः अभाव होता है लाइसोसोम का। और इसका जो मेन काम है वो क्या है भी? कोशिकीय मलबे को तोड़ना, जो सेल डेब्रीज होती हैं सेल के अंदर, उनको डिग्रेड करने का जो कार्य है वो लाइसोसोम का होता है। पौधों के अंदर अगर अपने बात करें तो लाइसोसोम जो है वो अनुपस्थित होता है या एब्सेंट होता है। फिर इसकी भूमिका या इसका कार्य जो है वो रिक्तिका या सेंट्रल वैक्यूल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और केंद्रीय रिक्तिका या सेंट्रल वैक्यूल जो है उसको निर्देश या डायरेक्शंस कैसे दी जाती हैं? पारंपरिक कोशिका जीव विज्ञान यानी कि जो ट्रेडिशनल सेल बायोलॉजी है उसके द्वारा दी जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे केंद्रीय रिक्तिका या सेंट्रल वैक्यूल की बात कर लेते हैं। तो ये परिपक्व पादप कोशिका में, यानी एक मैच्योर प्लांट सेल अगर अपने बात करें तो उसके अंदर जो कोशिका आयतन होता है या सेल वॉल्यूम होता है टोटल, उसका लगभग 30% घेरे रहती हैं। 30% जो है ये कवर कर लेती है। इसकी जो मेम्ब्रेन है या झिल्ली है उसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। ठीक है, और ये केंद्रीय रिक्तिका को घेरे रहती है, यानी कवर कर लेती है सेंट्रल वैक्यूल को। भंडारण के अतिरिक्त केंद्रीय रिक्तिका का जो जैविक कार्य है, यानी जो सेंट्रल वैक्यूल है वो एक तो स्टोरेज का काम करेगी, भंडारण का काम करेगी। इसके अलावा इसका एक वाइटल फंक्शन और है, कोशिका भित्ति के प्रति स्फीति दाब को बनाए रखना। ठीक है, जो सेल वॉल है उसके अगेंस्ट जो टर्गर प्रेशर होता है सेल का, उसको बनाए रखना, ताकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा झिल्ली है वो कोशिका भित्ति के साथ अटैच रहे, लगी रहे, ताकि यांत्रिक जो क्षति है उससे बचाव हो सके। केंद्रीय रिक्तिका के अंदर जो भी लिक्विड होता है या द्रव होता है सेंट्रल वैक्यूल के अंदर, उसको कोशिका रस या सेल सैप कहते हैं। इस सेल सैप में क्या होता है भाई? लवण होते हैं, यानी सॉल्ट्स होते हैं। इसके अलावा एंजाइम्स और अन्य पदार्थों का मिश्रण है, यानी जो अदर मटेरियल्स हैं वो भी इसके साथ मिक्सअप या मिश्रित होते हैं। कोशिका जो है या सेल जो है वो अपने अतिरिक्त अपशिष्ट पदार्थ, यानी सेल के जो भी एक्स्ट्रा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो केंद्रीय रिक्तिका में डालती है। ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल के अंदर डाल देती है। इसका मतलब सेंट्रल वैक्यूल जो है वो किस में हेल्प करती है अभी? एक्सक्रीशन के अंदर, यानी उत्सर्जन में, कोशिका के उत्सर्जन में सहायता करती है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लवक या प्लास्टिड्स की। तो ये द्विझिल्ली आबद्ध कोशिकांग है, यानी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। इनके चारों ओर 2 झिल्लियां पाई जाती हैं, आउटर व इनर मेम्ब्रेन, और इसमें खुद का अपना डीएनए होता है, ये इसकी खास बात है। तो इसमें सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो पाया जाता है। इसके कार्य की बात करें तो इसका एक कार्य तो होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करने के लिए, जैसे क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक है तो वो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड बनाएगा। और स्टार्च को संग्रहित करने के लिए, यानी स्टार्च जो बन चुकी है उसको स्टोर करना या संग्रहित करने का काम प्लास्टिड्स का होता है। इसका जो उपयोग है वो अनेक अणुओं के संश्लेषण में भी किया जाता है। कुछ अदर मॉलिक्यूल्स जो है उनका सिंथेसिस भी प्लास्टिड्स की हेल्प से या प्लास्टिड्स के अंदर किया जाता है। जो कोशिका के निर्माण खंड बनाते हैं, जो सेल के क्या बनाते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, सेल की संरचना को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या बनाने के लिए यूज होते हैं, तो उनका जो निर्माण है वो भी लवकों के अंदर किया जाता है। जैविक प्रकार के, यानी कि जो बायोलॉजिकल टाइप के प्लास्टिड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं या कार्य क्या हैं, वो नीचे दिए गए हैं। तो देखते हैं अपने कौन कौन से हैं अभी। तो सबसे पहला टाइप आता है ल्यूकोप्लास्ट्स। तो ये जो प्लास्टिड्स हैं ये पौधों के गैर प्रकाश संश्लेषक ऊतकों में पाए जाते हैं, यानी पौधों के अंदर ऐसे टिश्यूज या ऊतक जो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, उन ऊतकों में हमें ल्यूकोप्लास्ट्स देखने को मिलते हैं। इनका उपयोग क्या होता है भाई? प्रोटीन को भंडारित करना, यानी प्रोटीन को स्टोर करना, लिपिड्स को स्टोर करना, इसके अलावा स्टार्च जो है उसको स्टोर या भंडारित करना। दूसरा टाइप है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट जिसको बोल देते हैं। तो ये फॉस्फोलिपिड झिल्ली से घिरा एक लंबा कोशिकांग है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड
मेम्ब्रेन होती है इसके चारों ओर, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं या 2 झिल्लियां होती हैं, और ये एक लॉन्ग सेल ऑर्गेनल है, इलोंगेट सेल ऑर्गेनल है, लंबा कोशिकांग है। इसके अलावा यह अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। अर्ध स्वायत्त का मतलब सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। इसके अंदर खुद का डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जो कुछ प्रोटीन का निर्माण कर लेता है, ठीक है। और जो बाकी की प्रोटीन्स हैं वो कहाँ से आती हैं? केंद्रक से आती हैं। तो आधा काम ये खुद कर लेता है, जबकि आधा काम जो है वो केंद्रक पर निर्भर रहता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग या सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। क्लोरोप्लास्ट की शेप या आकृति की बात करें तो ये डिस्क नुमा आकृति या शेप का होता है, ठीक है, डिस्क शेप्ड होता है, और इसके अंदर स्ट्रोमा उपस्थित होता है, ठीक है। स्ट्रोमा क्या है? क्लोरोप्लास्ट के भीतर का तरल पदार्थ है, लिक्विड मैटर होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसको स्ट्रोमा बोल देते हैं। और इसी स्ट्रोमा के अंदर वृत्ताकार डीएनए या सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें हरे रंग का यानी ग्रीन कलर का एक वर्णक या पिगमेंट पाया जाता है, जिसको पर्णहरित या क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। और यही पर्णहरित जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर या पौधों में, उसके लिए पर्णहरित या क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। पर्णहरित करता क्या है अभी क्लोरोफिल? सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, ठीक है। जो सनलाइट आती है उसके अंदर जो ऊर्जा या एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको एब्जॉर्ब या अवशोषित करने का कार्य किसका होता है? पर्णहरित का होता है। और इस ऊर्जा का जो उपयोग है वो पर्णहरित या क्लोरोफिल के द्वारा किस लिए किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल यानी H2O को जोड़कर ग्लूकोज में परिवर्तित करना, यानी ग्लूकोज क्या है? एक तरह का फूड मटेरियल है, तो उसमें ये चेंज या परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण बोल देते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो भी, इसके सबसे बाहर की तरफ 2 झिल्लियां होती हैं इसकी, ठीक है। तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड या द्विझिल्ली आबद्ध कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल है। तो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी या इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी। इसके अंदर जो लिक्विड पदार्थ होता है या द्रव होता है उसको बोल देते हैं स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर क्या कुछ होता है? इस स्ट्रोमा में एक तो बिल्कुल सेंटर में आपको दिख रहा होगा डीएनए, तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। इसके अलावा जो मेन स्ट्रक्चर यहाँ पे होती है वो होती है ग्रेनम। ग्रेनम क्या होता है भाई? थाइलेकोइड एक के ऊपर एक टिकी हुई रहती हैं, और थाइलेकोइड का जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है? ग्रेनम कहलाता है। और ये जो ग्रेनम है वो दूसरी ग्रेनम के साथ जुड़ी हुई रहती है एक कनेक्टिव के द्वारा, जिसको बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेला, ठीक है। और क्लोरोफिल या पर्णहरित इन्हीं ग्रेनम या थाइलेकोइड के अंदर या स्ट्रोमल लैमेली के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जितने भी ग्रेना स्ट्रोमा के अंदर होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, किसके द्वारा? स्ट्रोमल लैमेली के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रोमा के अंदर राइबोसोम्स होते हैं अभी, जो प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन के निर्माण का कार्य करते हैं। इसके अलावा आरएनए जो है वो भी स्ट्रोमा के अंदर पाया जाता है। तो ये है भी बेसिक स्ट्रक्चर या सामान्य संरचना किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। उसके बाद तीसरा टाइप जो है प्लास्टिड्स का वो है क्रोमोप्लास्ट्स, ठीक है। तो ये विषम रूपी होते हैं, इसका मतलब इनकी जो शेप है वो अलग अलग होती है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या अलग अलग पौधों के अंदर रंगीन लवक होते हैं, यानी कलर्ड होते हैं। ग्रीन कलर के अलावा, हरे रंग के अलावा ये किसी अन्य कलर के हो सकते हैं, जो वर्णक संश्लेषण के लिए और प्रकाश संश्लेषी यूकेरियोटिक जीवों में भंडारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो अदर पिगमेंट्स हैं उनका संश्लेषण या सिंथेसिस जो है उसके लिए क्रोमोप्लास्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा जो फोटोसिंथेटिक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये स्टोरेज के लिए यानी भंडारण के लिए भी उपयोग जो है वो लिए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो वर्णक या पिगमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? अभी लाल रंग के हो सकते हैं, नारंगी रंग के हो सकते हैं, या फिर पीले रंग के हो सकते हैं, ठीक है। जितने भी परिपक्व फल होते हैं या मैच्योर फ्रूट्स होते हैं और जो फ्लावर्स होते हैं जितने भी टाइप के, उनमें जो अलग अलग कलर होता है या रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? इन क्रोमोप्लास्ट्स की वजह से ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जितने भी यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं उन सभी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। ये द्विझिल्ली आबद्ध कोशिकांग होते हैं, यानी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, 2 झिल्लियां जो है वो इनको घेरे हुए रहती हैं। इसकी खास बात क्या है? अभी ये वायवीय श्वसन का मुख्य स्थल है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है
ठीक है, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो प्लांट्स हों, उनमें कहाँ पे होगा वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ये कार्बोहाइड्रेट और शर्करा अणुओं को तोड़कर ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और शर्करा के जो अणु होते हैं उनका ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन होता है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिससे ये कार्बोहाइड्रेट और शर्करा के अणु टूट जाते हैं, ब्रेकडाउन हो जाता है इनका, और इससे होता क्या है, अभी ऊर्जा प्राप्त होती है। वो ऊर्जा या एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी के रूप में हमें प्राप्त होती है। इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं अभी? पावर हाउस ऑफ द सेल या कोशिका का शक्ति गृह। इसकी जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स क्या है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर जो लिक्विड पार्ट है या द्रव भाग है वो मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स में एक वृत्ताकार सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो पाया जाता है, ठीक है। और ये भी एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, यानी इसके अंदर जो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है वो प्रोटीन का जो निर्माण है, वो कुछ आधी जो प्रोटीन होती हैं उनका निर्माण खुद कर लेता है, और बाकी की जो आधी प्रोटीन है वो कहाँ से आती हैं? केंद्रक से आती हैं। तो आधा ये खुद पर डिपेंडेंट रहता है और आधा ये केंद्रक के ऊपर निर्भर रहता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। ये है अभी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। तो इसमें सबसे बाहर की तरफ क्या होता है अभी? दो झिल्लियाँ होती हैं, द्विझिल्ली आबद्ध या डबल मेम्ब्रेन बाउंड ये सेल ऑर्गेनेल है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन या बाह्य झिल्ली हो जाएगी, ये इसकी आंतरिक झिल्ली हो जाएगी इनर मेम्ब्रेन, और इनके बीच का जो स्पेस है वो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोल देते हैं क्रिस्टा या क्रिस्टी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें इसकी मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स के अंदर और कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं? अभी सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। इसके अलावा मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, इसके अलावा आरएनए जो है वो उपस्थित होता है। तो ये है भी माइटोकॉन्ड्रिया की सामान्य संरचना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज पेलाडे के द्वारा की गई थी। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए राइबोसोम्स को पेलाडे कण या पेलाडे ग्रैन्यूल्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये सबसे छोटे झिल्ली आबद्ध कोशिकांग हैं, यानी स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये किसके बने होते हैं? अभी आरएनए और प्रोटीन के मिलने से बने होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है? अभी प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थल होते हैं, यानी कि प्रोटीन का जो संश्लेषण है सेल के अंदर वो कहाँ पर होता है? राइबोसोम्स पर होता है। इसीलिए राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है? कोशिका के प्रोटीन कारखाने या प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल इनको कहा जाता है। अब ये दो टाइप के होते हैं अभी जो राइबोसोम्स हैं, एक तो है 80S और दूसरे हैं 70S। 80S की बात करें तो ये दो उप इकाइयों या सब यूनिट्स के मिलने से बनते हैं 60S प्लस 40S, ठीक है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? अभी ये कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो आउटर सरफेस होती है उसके ऊपर पाए जाते हैं, और इसके अलावा बाहरी केंद्रकीय झिल्ली जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी सरफेस के ऊपर भी 80S राइबोसोम्स जो है वो उपस्थित होते हैं। दूसरा टाइप है 70S। ये दो सब यूनिट्स या उप इकाइयों के मिलने से बनते हैं 50S और 30S। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, भी इंपॉर्टेंट चीज है। ये कहाँ पर उपस्थित होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इसके अलावा हरित लवक यानी जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर ये 70S राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। तो डायग्राम्स के अंदर आप देख सकते हो ये 80S राइबोसोम्स हैं जो कि 60S और 40S उप इकाइयों के जुड़ने से या सब यूनिट्स के जुड़ने से बना है, जबकि 70S राइबोसोम जो है वो 50S और 30S जो सब यूनिट्स हैं या उप इकाइयां हैं उनके मिलने से बना है। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।